Welcome to the Visual Programming CS 40102. I am Rabnaz Bashir from Comsec University Islamabad Vihadi campus. This is the part 1 for the lecture 1. आज के लेक्चर का हमारा एजेंडा ये है कि डेटा ओरिएंटेड एप्लीकेशन के बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की एक टेक्नोलॉजी ADO.NET है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ADO.NET एक्चुअली हमारी एप्लीकेशन के ज़रिए डेटा प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर है हमें फिर DBMS सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमने SQL सर्वर का इंतखाब किया है, इसलिए हम SQL सर्वर का इंट्रोडक्शन, उसकी इंस्टॉलेशन और उसके बेसिक ऑपरेशन के बारे में भी बात करेंगे। Let's start with ADO technology. ADO.NET is actually ActiveX data object technology of the Microsoft to connect and process data with the application. Basic purpose of the ADO.NET is to provide all the resources we need to connect our application with the database. उसके अलावा हम हमारे जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से कैसे डेटा रिट्रीव करेगी और हमारे एप्लीकेशन से डेटा किस तरह डेटाबेस तक जाएगा। ये हमें बहुत सारे मेमोरी ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है ताकि हम मेमोरी में डेटा को हैंडल कर सकें, जैसे कि डेटा टेबल और डेटा सेट्स, जिनके बारे में अभी तक आपकी शायद वाकफियत ना हो, लेकिन हमें वक्त आने पर यह हम आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर करवा देंगे। इसके अलावा ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम इन डिफरेंट डेटा मेमोरी ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट कंट्रोल के साथ किस तरह अटैच कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम एसक्यूएल सर्वर और इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। अगर एसक्यूएल सर्वर का इंस्टॉलेशन सेटअप आपके पास मौजूद है तो आप इसको स्ट्रेट अवे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इंस्टॉलर नहीं मौजूद है तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक्सप्रेस एडिशन रिकमेंड करूंगा। वंस यू हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल द एसक्यूएल सर्वर, तो इसकी इन्वायरमेंट के साथ काम करने के लिए एक एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की आपको जरूरत पड़ेगी। ये भी आप एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिंक मैं आपके साथ आपकी स्क्रीन पर शो करवा रहा हूँ, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर चुके हो तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का सेटअप भी रन कर दीजिएगा। तो आपके लिए एक काफ़ी आसान सी एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो जाएगी जहाँ पे आप इसकी एसक्यूएल सर्वर के साथ मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये दोनों सॉफ्टवेयर पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो एसक्यूएल सर्वर अब आप एसक्यूएल सर्वर नहीं रन करेंगे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जहाँ से रन करेंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की एक स्क्रीन हमारे पास अपीयर हो जाएगी। ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स सामने अपीयर हुआ है जिसमें ये बता रहा है कि ये मैनेजमेंट स्टूडियो हमारा किस एसक्यूएल सर्वर के इंस्टेंस से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। अगर हमारे पास ये सामने आपके यहाँ पे कोई इंस्टेंस का नेम अपीयर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हैं। ब्राउज करने के बाद डेटाबेस इंजन में जाइएगा। अगर आपको कोई एसक्यूएल सर्वर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो आपकी इंस्टॉलेशन एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई या अनकम्प्लीट है। आप एसक्यूएल सर्वर को दोबारा इंस्टॉल कीजिएगा। आई एम लकी इनफ कि मेरे पास ये इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हुई है, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर तरीके से आई हुई है। तो ये हमारा एसक्यूएल सर्वर जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इन्वायरमेंट है, ये एसक्यूएल सर्वर के इस इंस्टेंस से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और हमारे सामने ये एनवायरनमेंट आ जाती है। इसमें हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं। मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। हम जो हैं वो एक सेल इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। जस्ट ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके पास ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा। यहाँ से मैं जाता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट किया था, रिसेंटली मैंने सेल का किया। ये एसक्यूएल सर्वर एक रिलेशनल डेटाबेस है, तो आपके लिए डिफरेंट रिलेशन क्रिएट कर देगा या टेबल क्रिएट कर देगा। टेबल पे जाएं और इसके लिए हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। इस टेबल की फील्ड आपने पहले ही डिफाइन की होंगी, लेकिन हम जो है इसमें आईडी कस्टमर को से बना रहे, नेम, डिफरेंट फील्ड इसकी क्रिएट करते हैं।
जैसे जैसे मैं फील्ड क्रिएट करता जा रहा हूँ इसके सामने इसकी डेटा टाइप भी अपीयर हो रही है कि आप आईडी के लिए हमारे पास एन चार है, और नेम के लिए एन चार है, और एड्रेस के लिए एन चार है। आईडी में इसको प्राइमरी की रखना चाहता हूँ तो प्रेफरेबली ये इंटीजर फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेस्ट है, और इसके लिए एन चार टेन, एन चार टेन। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज की फैसिलिटी अचीव करना चाह रहे हैं तो एन और चार कर लें। ओके, ये मेरा एक सिंपल सा टेबल क्रिएट हो रहा है, उसका मैं इसको डिज़ाइन व्यू में इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। आईडी को मैंने इंट रखा है, इसको मैं प्राइमरी की बनाने जा रहा हूँ। राइट क्लिक कीजिए इस फील्ड को और प्राइमरी की कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि हम एप्लीकेशन प्राइमरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि हर जो रिकॉर्ड हम एंटर करें उसकी ये वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। अगर हम ये वैल्यू एंड यूज़र को प्रोवाइड कर देंगे जो एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करके हमारे लिए इन वैल्यू को सेट करेगा, तो उसके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम होगा। इसको मेंटेन करना कि किसी भी रिकॉर्ड के लिए ये डुप्लीकेट वैल्यू ना दे, तो उसके लिए काफ़ी परेशान कन साबित हो सकता है। तो हम इसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी है कि आप इसको ऑटो नंबर कर दें कि हर रिकॉर्ड एंट्री पर यूज़र को ये प्रोवाइड ना करने पड़े, बल्कि ये सिस्टम इसको हैंडल करे। तो आप इसकी वैल्यू को इसको सिलेक्ट कीजिए। अगर ये इंटीजर रखा है आपने तो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से मैं इसको यस कर देता हूँ, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी सीधे के मतलब हर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद ये हमें इसकी वैल्यू वन, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करेंगे टू, थ्री एंड सो फोर्थ करते जाएगा। ओके जी, मैं इसको फाइनलाइज करता हूँ हमारे स्ट्रक्चर को, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कस्टमर। हमारा कस्टमर का टेबल जनरेट हो गया। सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा कस्टमर का टेबल डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपके सामने ये डिस्प्ले ना हो तो इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लीजिए एक दफा। कस्टमर के टेबल का अगर आपको स्ट्रक्चर दोबारा चेंज करना पड़ जाए तो आप डिज़ाइन व्यू में भी जा सकते हैं दोबारा, और इसको इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई रिकॉर्ड एंटर करना चाहें तो इसको एडिट कर लीजिए। जी, अब हम कस्टमर को रिकॉर्ड एंटर करते हैं। असद साहब हैं जी, असद साहब हैं मुल्तान से। अली हैं, अली हैं लाहौर से। मैंने दो रिकॉर्ड एंटर किए हैं। आप नोट कीजिएगा कि मैंने सिर्फ नेम और एड्रेस का डेटा प्रोवाइड किया है। आईडी को हमने ऑटो नंबर किया है, तो वो हमारा सिस्टम हमारे लिए इसको ऑटो जनरेट कर रहा है एक सीक्वेंस में। इसको हम क्लोज करते हैं। ये हमारा डेटाबेस में दोनों चीज़ें सेव हो गई। ये सारे काम आप एक डेटाबेस की एक लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज उसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने न्यू क्यूरी पे सिलेक्ट किया तो हमारे पास एक विंडो अपीयर हो चुकी है, जिसमें आप अपनी एसक्यूएल क्यूरीज टाइप कर सकते हैं। आप जब क्यूरी टाइप करने से पहले मेक श्योर करें कि यहाँ से इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास जो अप्रोप्रिएट डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ से सेल को सिलेक्ट किया है, और यहाँ से एक रिकॉर्ड को चेक करता हूँ। क्यूरी लिखता हूँ सिलेक्ट टू शो ऑल रिकॉर्ड वो यूज स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से हमें सारे रिकॉर्ड शो करवाए जाए। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। स्पेलिंग गलत है कस्टमर की, कस्टमर। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ये हमें इसने सारे रिकॉर्ड शो करवा दिए। अगर आप अभी तक एसक्यूएल से फेमिलियर नहीं हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जितनी ज़रूरत है वो हम इसमें सीखते जाएंगे वक्त के साथ साथ, और फिर आपको डेटाबेस के कोर्स में इसको काफ़ी एलेबरेट कर दिया जाएगा कि आप क्वेरी कैसे लिखते हैं, इनके साथ कैसे काम करते हैं। लेकिन आपको परेशान इस कोर्स की बात जहाँ तक बात है तो आपको जहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको वक्त आने के साथ साथ जितनी क्यूरीज हमें ज़रूरत है वो हम आपको एलेबरेट करते हैं। ओके, यहाँ तक हमने देखा है कि हम किस तरह
इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको कैसे रन करेंगे और डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे जनरेट करेंगे और टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करने के बाद हम उसको क्वेरी के जरिए कैसे मैनिपुलेशन करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी और आपके स्किल और नॉलेज में। Now, student, we will discuss how we connect our application to the database. एक्चुअली एप्लीकेशन को हमारे जो एसक्यूएल सर्वर में हमने डाटा बनाया है उसको उससे कनेक्ट होने के लिए हमें यूजुअली 5 to 6 स्टेप्स नेसेसरी होते हैं। अगर आप उनको माइंड में रखेंगे तो आपके लिए ये कनेक्शन भी आसान हो जाएगा और आपके लिए कोडिंग सारा आसान हो जाएगा। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें एक कनेक्शन स्ट्रीम चाहिए होती है जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि हमारा डेटाबेस कौन सा होगा और हमारी एप्लीकेशन से वो किस तरह कनेक्ट होगा। यानी कि हमारा सर्वर का नेम उसमें शामिल होता है और डेटाबेस का नेम शामिल होता है और उसमें उसकी सिक्योरिटी यानी यूजर नेम और पासवर्ड। तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे रिट्रीव करते हैं ये अभी हम नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स में हम देखते हैं। उसके बाद हमें कनेक्शन बनाना होता है। अगर आप एसक्यूएल से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको पास लाइब्रेरी में एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप ओरेकल से हो रहे हैं तो आपको दूसरे उसी से रेलिवेंट ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कमांड का। अगर आप फिर हम एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमारे पास एसक्यूएल कमांड होगी और अदरवाइज अगर दूसरे डीबीएमएस है तो आपको दूसरी कमांड यूज करनी पड़ेगी। लेकिन बेसिक स्टेप्स यही है कि आप सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग लेंगे, कनेक्शन लेंगे, कमांड लेंगे। उसके बाद फिर हम ट्राई कैच के ब्लॉक में कनेक्शन को ओपन करने की कोशिश करेंगे। अगर कनेक्शन सक्सेसफुली ओपन होता है तो हम अपनी रेलिवेंट कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे और उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर देंगे। तो इन 6 स्टेप्स को अपने जहन में रखिएगा कि हमने सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग लेना है, फिर कनेक्शन लेना है, कमांड लेनी है और कनेक्शन को ओपन करने के बाद कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद हमने कनेक्शन को क्लोज कर देना है। तो हम इसकी कोडिंग बाकायदा अपने विजुअल स्टूडियो जो है उसमें देखेंगे कि बटन क्लिक के बिहाइंड हम जो डाटा लेके डाटा बेस में जब सेव करेंगे तो बेसिकली हम ये 3 स्टेप ही परफॉर्म करेंगे। आइदर वी आर रिट्रीविंग द डाटा या फिर हम डाटा को डाटाबेस में सेव कर रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ वी परफॉर्म दी स्टेप्स। तो हम इसको हम चलते हैं विजुअल सी शार्प के अंदर कि हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें हमारे पास जो डेटाबेस है इसमें सेल का डेटाबेस है और एक कस्टमर का टेबल है। और इस टेबल का अगर हम इसको देख लें दोबारा एक दफ़ा तो आईडी है, नेम है, एड्रेस है। अब हमने यहाँ से इसमें डाटा इंसर्ट किया है। तो अब मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो में सी शार्प लैंग्वेज के अंदर कि हम किस तरह अपनी एप्लीकेशन से डाटा इसमें सेव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो के लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन आ रही हैं। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, लेक्चर 01 पार्ट 01 इसको हमने क्रिएट कर दिया। हमारे पास सोल्यूशन लेक्चर्स 01 और उसके अंदर एक प्रोजेक्ट 01 क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक फॉर्म ऑलरेडी एंटर है जिस पे हम कुछ काम करेंगे। तो अब हमने ये काम करना है कि यहाँ से इस फॉर्म के अंदर से डाटा लेके किसी बटन के क्लिक होने पर हमारे उस कस्टमर के टेबल में डाटा सेव होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें जहाँ से हम यूज़र डाटा एंटर कर सकेगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके माउस के बटन को मैं छोड़ता हूँ तो ये कॉपी हो जाता है। फिर कंट्रोल को प्रेस करके इसको छोड़ता हूँ, ये कॉपी हो जाता है। हमारी 3 फील्ड्स हैं, हमें
सॉरी, हमारी 3 फील्ड्स हैं, एक तो ऑटो है तो हम उस ऑटो को नहीं देखेंगे, हमें 2 ही चाहिए। ओके, लेबल लिखते हैं ताकि यूज़र को क्लियर हो जाए कि मैंने कौन से टेक्स्ट बॉक्स में कौन सा डेटा प्रोवाइड करना है। तो फिर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ और माउस को रिलीज कर देता हूँ, तो ये हमारे लिए कॉपी हो जाता है। इनको अप्रोप्रिएट नाम दे दें। तो हमारे पास एक कस्टमर का नेम है ताकि यूज़र को क्लियर हो कि वो इस फील्ड के अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या एंटर करेगा, और दूसरे में हम कर देंगे एड्रेस। ओके, और एक बटन लेंगे, बटन क्लिक के बिहाइंड हम सारा कोड लिखेंगे कि हमारा कैसे जो इन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जो डाटा प्रोवाइड करते हैं वो कैसे हमारा मूव करेगा। बटन को हम नाम दे देते हैं सेव, और थोड़ी सी एप्लीकेशन की लुक एंड फील को बेहतर करने के लिए फॉर्म के साइज को चेंज करते हैं। जी जनाब, हमारा फॉर्म चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम कोड व्यू में चले जाएंगे जहाँ पे हम कोई कोड राइट कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इस बटन की प्रॉपर्टीज में जाके ये इवेंट है यहाँ से बटन क्लिक के इवेंट को भी कर सकते हैं। मैंने इस पर डबल क्लिक ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये इसकी क्लास में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे हम इसके कोड टाइप कर सकते हैं। बटन क्लिक के बिहाइंड में कोड लिखता हूँ। तो स्टूडेंट एक बात देखें कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी अपनी एप्लीकेशन से डेटा की तरफ काम करते हैं तो हमें 5 स्टेप करने होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारे पास एक स्ट्रिंग हो जिसको हम कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं, जो कि ये करती है कि हमारा सर्वर कौन, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन ये होती है कि हमारा सर्वर कौन सा है, डेटाबेस कौन सा है और सिक्योरिटी क्या होगी। तो हमें वो स्ट्रिंग चाहिए, वो हम कहीं पे सेव करेंगे। तो फिलहाल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इसको अभी आपको रिट्रीव करने का तरीका बता देता हूँ। आप अपने एसक्यूएल सर्वर के इंस्टेंस पे जाइए और ये टॉप पे इस सर्वर का नाम एसक्यूएल सर्वर के इंस्टेंस का नाम होगा, तो इसकी प्रॉपर्टी पे क्लिक करें। ये है जी हमारे एसक्यूएल सर्वर का, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं। अब हमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग हो, तो कनेक्शन स्ट्रिंग को आप कैसे रिट्रीव करेंगे, टूल मेन्यू में जाइए, टूल मेन्यू में कनेक्ट टू डेटाबेस। ये मेरे पास ऑलरेडी पहले रन हो रहा है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो शायद आपसे प्रॉम्प्ट करे कि आप किस टाइप के DBMS से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे आपको ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल क्लाइंट वगैरह की ऑप्शन आ रही होगी, एक्सेस भी इसमें शामिल होगा। तो आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जी, इस तरह की ये एनवायरनमेंट होगी। एसक्यूएल सर्वर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे अगर आपके पास सर्वर का नेम डिस्प्ले हो रहा है तो इट्स ओके। अगर नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो हम अभी इसको कॉपी करके लाए हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा ये वाली ये हमारा ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप सेलेक्ट करें तो इस सर्वर के अंदर जितने डेटाबेस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर ये प्रॉपरली डिस्प्ले होते हैं तो आपका मतलब कि आपके साथ कनेक्शन आपका स्टैब्लिश होने का फर्स्ट स्टेप आपका सक्सेसफुल हो रहा है। तो हमारा देखें कि हमने एक डेटाबेस हम जिस पे काम करके आए थे वो सेल का था, तो यहाँ से सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एसक्यूएल सर्वर का हमने नाम प्रोवाइड कर दिया, इंस्टेंस का नाम प्रोवाइड कर दिया, डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया और इस टेस्ट कीजिएगा। अगर टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड आ जाता है तो आप मज़ीद बेहतर जा रहे हैं। अब हम एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे लिए ये जो क्यूरी है वो जनरेट हो चुकी है। हम इसको कॉपी करते हैं, हमें ये फिलहाल यही चाहिए थी। तो डियर स्टूडेंट, ये था कि हम कनेक्शन स्ट्रिंग जो होती है उसको रिट्रीव कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। एक एरर आ रही है, एरर है बैकस्लैश। इस बात में अनलकली मेरे पास बैकस्लैश आ गई है। बैकस्लैश जो होता है वो हमारी प्रोग्रामिंग में एस्केप करेक्टर के तौर पर ट्रीट होता है, तो यहाँ पे वो इसको एस्केप करेक्टर के तौर पर ट्रीट कर रहा है। अगर आप इसको बैकस्लैश को इग्नोर करना चाह रहे हैं कि एज ए एस्केप करेक्टर ये ट्रीट ना हो, तो आप जहाँ पे स्टार्ट में @ सिंबल लगा दिए। हमारे 6 स्टेप में से एक स्टेप तो हो गया।
दूसरा है कि हम इंपोर्ट लाइब्रेरी करें और एसक्यूएल, हम क्योंकि एसक्यूएल सर्वर के साथ काम कर रहे हैं तो हम लाइब्रेरी भी उससे रिलेटेड ही इंपोर्ट करेंगे। और अगर आप एक्सेस और एक्टिव के साथ कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएट लाइब्रेरी कर सकते हैं। स्टेप यही होंगे, सिर्फ लाइब्रेरी चेंज करनी है हमें। एसक्यूएल क्लाइंट में ले लेता हूँ, आप दोबारा नोट कर लीजिए, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली है। ओके, दूसरा स्टेप है कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन जब मैंने क्रिएट कर दिया है हमारे लिए तो हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड कि हमने कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो स्ट्रिंग को हम पास कर देंगे एसक्यूएल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में। कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट को हम पास कर देंगे एसक्यूएल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट में। और हम कमांड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एसक्यूएल कमांड, और इसके ऑब्जेक्ट में हम क्या पास कर देंगे, कनेक्शन को। बेहतर है कि हम इसको साथ ही इसके कमांड भी लिख दें, यानी कि क्यूरी भी टाइप कर दें। तो क्यूरी हमारी ये है कि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं इनटू कस्टमर। क्यूरी को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी तो हम इतना ही करते हैं। हमारे पार्ट 1 लेक्चर नंबर 1 काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं इसी लेक्चर के पार्ट नंबर 2 में। तो होपफुली आपके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।